Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is rapid revision of chapter number 65 लेविंसन इम्यूनोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर आपने हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी पढ़नी है। आपको बताता जाओ कि इम्यूनोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। तो अगर आप इस चैप्टर की वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपको इस चैप्टर का काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी और आपको इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इस चैप्टर के अंदर आपने हाइपर सेंसिटिविटी को पढ़ना है। हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इन सबको डिटेल से पढ़ना है और सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, टॉलरेंस, इनमें आपस में क्या फ़र्क होता है। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर देना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर एक टर्म आ जाएगी, उसका नाम है एलर्जी। तो यानी एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आ ही जाती है। ओके, और बाज़ वक़्त हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी को हम एक जैसे ही कह देते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी कुछ ज़्यादा बढ़ जाए या इनएप्रोप्रिएट हो जाए, तो एग्ज़ैजरेटेड या इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स टू बिनाइन एंटीजन, इसको बोलते हैं सिंपल हम एनी एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन। ठीक हो गया, तो इसको हम एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन बोलेंगे। अगर ये एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन हमारी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाएगा, ओके, यानी जो एंटीजन्स हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स हो गए, तो उनको बोलेंगे हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। लेकिन अगर ये जो एंटीजन हो गए वो बाहर वाले हो गए और बाहर वाले एंटीजन बिनाइन हो गए, तो उनको बोलेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स को एग्जैजरेटेड होना चाहिए या इनएप्रोप्रिएट होना चाहिए, और अगर ये इम्यून रिस्पॉन्स ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के नतीजे में बने और वो एंटीजन्स हो, वो बिनाइन एंटीजन्स हो, हार्मलेस एंटीजन हो, तो उनको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो हमारे बॉडी के खिलाफ आना शुरू हो जाता है, इंटरनल स्टिमुलाई के अगेंस्ट आना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एंटीजन। जो हाइपर सेंसिटिविटी है इसको 4 में डिवाइड करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जो टाइप 1 होती है, जो आईजीई की वजह से होती है, इसी को हम एलर्जी बोलते हैं, इसी को इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, इसी को एनाफिलैक्टिक बोलते हैं। तो इसी के 3-4 नाम होते हैं। तो फिर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम एलर्जी बोलते हैं, या फिर सिंपल कह सकते हैं कि ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी जिसके अंदर आईजीई एंटीबॉडी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, इसका टाइटर ज़्यादा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम एलर्जी या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर इसको हम एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी बोल देते हैं। ओके, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपने ये पढ़ना है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी करवानी है इसके लिए 2 रिस्पॉन्स चाहिए, इसमें आपको 2 मरतबा एक्सपोजर चाहिए। ठीक हो गया, 2 मरतबा एक्सपोजर में होगा क्या, जब पहला एक्सपोजर होगा एंटीजन का, अब में हाइपर सेंसिटिविटी का हमारा मेन फोकस होगा, ऑटोइम्यून का अलग चैप्टर है। अब पहली मरतबा जो एक्सपोजर होगा वो हमारे इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज कर देगा, हमारे इम्यून सिस्टम को उसके खिलाफ एक्टिवेट कर देगा। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट में एंटीजन का जो कॉन्टैक्ट होगा वो हमारे इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज कर देगा, हमारे अडैप्टिव इम्यून सिस्टम को प्राइम कर देगा। लेकिन जब सेकंड कॉन्टैक्ट होगा, सब्सीक्वेंट एक्सपोजर होगा, इसी में असल हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को 4 में डिवाइड कर देते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जो इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होते हैं, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं। इनके अंदर जो मेन कल्प्रिट है हमारा इम्यून सिस्टम का, वो एंटीबॉडीज होती है। और जो टाइप 4 है, टाइप 4 के अंदर टी सेल आ जाते हैं। फिर टाइप 1 के अंदर जो आईजीई आ जाती है, टाइप 2 के अंदर आईजीजी आ जाएगी, टाइप 3 के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज आ जाती है, और टाइप 4 के अंदर टी सेल्स आ जाती है। टी सेल भी CD4 और CD8 आना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब इनकी थोड़ी बहुत समरी लिखी हुई है, पहला सेंसिटाइजेशन और फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। ये पहला एक्सपोजर होगा, ये सेकंड एक्सपोजर होगा। अगर हम टाइप 1 की बात करते हैं तो फिर टाइप 1 में जो एंटीजन या एलर्जन होगा वो आईजीई एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। फिर वो आईजीई एंटीबॉडी बास्ट सेल पर और बेसोफिल के रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर लेगी। टाइप 2 को, जिसको साइटोटॉक्सिक बोलते हैं, इस केस में जो एंटीजन्स होता है वो सेल के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ होगा, और वो टीएफएच क्या होता है, फोलिकुलर टी सेल्स होती है, और बी सेल्स की एक्टिवेशन करवा देता है। टाइप 3 के अंदर जो एंटीजन होता है वो सॉल्युबल होता है, पहले इनका कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो आगे कॉम्प्लीमेंट वगैरह को, ठीक हो गया, ओके, एक्टिवेट वगैरह कर लेगा। टाइप 4 के अंदर CD4 और CD8 सेल सेंसिटाइज हो जाते हैं, यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज नहीं आ जाती। अब हम इन सब की इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया सेंसिटाइजेशन, इस केस में आईजी एंटीबॉडी की बात हुई थी, इस केस में एंटीजन ने किसको, आईजीजी को स्टिमुलेट करवाया था। इस केस में जो एंटीजन थे इसने भी बी सेल की एक्टिवेशन करवाई थी, इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज देखने को मिलती है, इसको इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। टाइप 4 के अंदर CD4 और CD8 पॉजिटिव टी सेल सेंसिटाइज हो जाती है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ये वाला सेकंड कॉन्टैक्ट होगा, ये वाला फर्स्ट एक्सपोजर होगा। अब इस सेकंड एक्सपोजर के अंदर दोबारा से एलर्जन का एक्सपोजर हो गया, तो एलर्जन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा मास्ट सेल्स के ऊपर और बेसोफिल के ऊपर, फिर उन मास्ट सेल और बेसोफिल के अंदर से ग्रेन्यूल रिलीज हो जाएंगे। टाइप 2 के अंदर एंटीजन सेल मेम्ब्रेन के एंटीजन एंटीबॉडी सेल मेम्ब्रेन के एंटीजन पे जाके
जाके बाइंड कर लेगी। फिर उन पर कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होगी। कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन की वजह से लास्ट में मैक बनता है, मैक, ठीक हो गया। फिर मैक आगे सेल की लाइसिस करवा देगा। फॉर एग्जांपल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं, आरएच रिएक्शंस होते हैं, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया इसकी वजह से हो सकता है। टाइप 3 के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और फिर इन डिपोजिशन की वजह से न्यूट्रोफिल या कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन हो जाएगा। न्यूट्रोफिल की एक्टिवेशन होगा तो वो लाइसोसोमल एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आईजीएम और आईजीजी और कॉम्प्लीमेंट का भी रोल आ सकता है। टाइप 4 के अंदर जो मेमोरी टी सेल होते हैं इस साइटोकाइन रिलीज करते हैं जब दोबारा एंटीजन के साथ एक्सपोजर करेंगे। और ये वाला टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, ये बेस बन जाता है किसका? ये बेस बन जाता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट का, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का बेस बन जाता है। हम इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनको। ओके, बाकी इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिखी हुई है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो टाइप 1 है ये मिनट्स में होती है, टाइप 2 आवर्स टू डे में होती है, टाइप 3 2 to 3 वीक्स है और टाइप 4 है 2 to 3 डेज। इसका टिपिकल ऑनसेट का टाइम लिखा हुआ है। कोई अगर एग्जांपल पूछे तो आपने यहाँ पे एनाफिलैक्सिस बोल देना सिस्टेमिक लेवल पर, या उर्टिकेरिया, हाइव्स है, अस्थमा है, हे फीवर, एलर्जिक रिनाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एंजियोडीमा है, या किसी फॉरेन सब्सटेंस की वजह से एलर्जी हो सकती है, फूड की एलर्जी है, पोलेंस की एलर्जी है, पेनिसिलिन की एलर्जी है, सेफलोस्पोरिन की एलर्जी है, बी वीनम की एलर्जी है, लैक्टिक्स ग्लव्स की एलर्जी है, सारी वो टाइप 1 के अंदर आ जाती है। जो टाइप 2 होती है साइटोटॉक्सिक, इसके अंदर सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। आरबीसी हो गए तो हिमोलिटिक एनीमिया, न्यूट्रोफिल न्यूट्रोपिनिया, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस का रिएक्शन हुआ है, एबीओ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी जिसमें हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न आ जाएगा, रूमेटिक फीवर है और गुड पास्चर सिंड्रोम है। मैं इसलिए स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि इस सबको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्लो चार्ट वाली वीडियो से, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी थी और ये मैं एक ही वीडियो में पूरा हाइपर सेंसिटिविटी को खत्म करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं इमीडिएट एनाफिलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। अब इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब स्टार्ट होगा जब एंटीजन या एलर्जन आईजीई के साथ जाके बाइंड करेगा और वो आईजीई मास्ट सेल्स या बेसोफिल के सरफेस पे जाके बाइंड कर लेगा। फाइनली इसकी वजह से बहुत सारे मीडिएटर्स बनना शुरू हो जाएगी। प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले एंटीजन आएगा, हमारा इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज हो जाएगा। इस सेंसिटाइजेशन की वजह से आईजीई एंटीबॉडी की एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी। सॉरी, पहले बी सेल्स की एक्टिवेशन होगी और बी सेल्स में क्लास स्विचिंग होगी, यानी पहले टी फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल की एक्टिवेशन होगी, फिर बी सेल की स्विचिंग होगी। बी सेल नॉर्मली पहले आईजीएम प्रोड्यूस करते थे प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर, लेकिन वो बी सेल आईजीएम के बजाय आईजीई प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। फिर आईजीई ये अपने एफसी रिसेप्टर, अपने एफसी पोर्शन के जरिए एफसी रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर लेगा जो कि बेसोफिल और मास्ट सेल्स के ऊपर पड़ा हुआ होता है। दोबारा से एंटीजन का एक्सपोजर हो गया तो आईजीई रिसेप्टर क्रॉस लिंक हो जाएंगे। जब आईजीई रिसेप्टर क्रॉस लिंकिंग होगी तो ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल की एक्टिवेशन कर देंगे। जब मास्ट सेल्स और बेसोफिल की एक्टिवेशन होगी तो मास्ट सेल्स की डीग्रैनुलेशन होना शुरू हो जाएगी और डीग्रैनुलेशन होने की वजह से कुछ ग्रैन्यूल्स में से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, तो उसको बोलते हैं इमीडिएट फेज। ओके, इमीडिएट फेज के अंदर साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड और कैल्शियम इन मीडिएटर के रिलीज करवा देते हैं। जो सिम्टम आते हैं एडीमा और एरिथीमा, एडीमा को सिंपल व्हील बोलते हैं, एरिथीमा को फ्लेयर बोलते हैं। और इसके अलावा इचिंग बहुत तेज़ी से डेवलप होती है क्योंकि एडीमा, एरिथीमा और इचिंग करवाने वाला जो एजेंट होता है हिस्टामिन, वो पहले से बना बनाया होता है, तो आपको न्यू एमआरएनए या प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद है लेट फेज। तो इमीडिएट फेज के अंदर हिस्टामिन आ जाती है जो एडीमा और एरिथीमा करवा देती है। लेट फेज के अंदर जो आईजीई मीडिएटेड होता है, इस केस में इन्फ्लेमेशन होती है, वो तकरीबन 6 घंटों के बाद देखने को मिलता है। इस केस में ल्यूकोट्राइन, जिनमें स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस है, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इनकी फॉर्मेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है तो ये काफ़ी देर में रिलीज होते हैं, लेकिन एक मरतबा रिलीज हो जाए तो ये इन्फ्लेमेटरी सेल की कीमोटैक्सिस करवा देते हैं, न्यूट्रोफिल को, इओसिनोफिल को बुलाना शुरू कर देते हैं और इनकी वजह से एरिथीमा हो सकता है, इंड्यूरेशन वगैरह होना देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल इओसिनोफिल एस्थमा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब यहाँ पे एक डब्बा लिखा हुआ है कि साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज़्यादा हो जाना, तो साइक्लिक जीएमपी मीडिएटर के रिलीज को बढ़ा देता है जबकि साइक्लिक एएमपी मीडिएटर के रिलीज को कम कर देता है। तो ऐसी ड्रग जो साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन को बढ़ा देती है, जैसे एपिनेफ्रिन, वो करते क्या, फेज 1 रिएक्शन को मिनिमाइज कर देती है। तो एपिनेफ्रिन, जिसको हम सिम्पैथोमिमेटिक बोलते हैं, वो इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ना ही इमीडिएट और ना ही लेट फेज, इन दोनों के अंदर कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि आईजीई कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट नहीं कर सकती। कॉम्प्लीमेंट के आपको पता है कि एक्टिवेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, क्लासिकल, अल्टरनेटिंग एंड लैक्टिन पाथवे। ओके, अब जो एलर्जेंस जिसने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाई है उनकी नेचर क्या होती है? वो हमारे इन्वायरमेंट के सब्सटेंस भी हो सकते हैं, लाइक पोलेंस, एनिमल डेंडर्स, फूड्स जिसमें नट्स आ सकते हैं, शेल फिश आ सकती है, एग्स हो सकती है, कुछ ड्रग्स भी होती है जैसे पेनिसिलिन है, सेफलोस्पोरिन है। इस केस में आईजीई की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आईजीई क्यों ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे लिखा है कि जो पहले जो
एंटीजन आया और इसकी वजह से इम्यून सिस्टम की सेंसिटाइजेशन हो जाती है, तो हमारे जो TFH टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल इनकी एक्टिवेशन हो जाती है और इनकी एक्टिवेशन होने की वजह से इंटरल्यूकिन्स 4 की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ये इंटरल्यूकिन 4 क्या करते हैं, स्विचिंग करवा देते हैं IgM से IgE की तरफ, और इसके अलावा इंटरल्यूकिन 21 भी प्रोड्यूस होता है। इंटरल्यूकिन 4 ने तो स्विचिंग करवा दी थी, इंटरल्यूकिन 21 ने बी सेल्स को प्लाज्मा सेल के अंदर मैच्योर करवा देना है। ओके, लेकिन ऐसे लोग जिनमें एलर्जी नहीं होती, तो नॉन एलर्जिक पेशेंट में अगर वही एंटीजन आ जाए तो वो IgG प्रोड्यूस करती है। वो IgG मीडिएटर की रिलीज को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि IgG के मास सेल्स और बेसोफिल के ऊपर कोई रिसेप्टर्स नहीं होते, जिनको हम FC रिसेप्टर बोलते हैं। यानी कुछ लोग एलर्जी बाइस्ड होते हैं जो IgE को प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ नॉन एलर्जिक होते हैं जो IgG बाइस्ड होते हैं, जो IgG प्रोड्यूस करते हैं। जो IgG प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर कोई एलर्जी नहीं होगी, जो IgE प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर एलर्जी होगी। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर डिफरेंट फॉर्म्स की हो सकती है, या उर्टिकेरिया लिखा हुआ है जिसको हाइव्स बोलते हैं, एक्जिमा लिखा हुआ है, रिनाइटिस और कंजक्टिवाइटिस जिसको हे फीवर बोलते हैं, अस्थमा हो सकता है। अब ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड करती है कि वो एलर्जन किस पाथवे से आया और वो किस जगह के मास सेल्स के ऊपर जाके बाइंड किया हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर वो पोलन्स हवा में आया था तो वो हे फीवर या अस्थमा करवा सकता है, लेकिन अगर किसी ने फूड ली थी, फूड की एलर्जी थी, तो लिप्स की स्वेलिंग हो सकती है, थ्रोट की स्वेलिंग हो सकती है, टंग की स्वेलिंग हो सकती है। यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिस जगह पे होगी वो ये डिटरमिन करती है कि किस जगह पर एलर्जन आया था, क्या रूट ऑफ एंट्री था, या किस लोकेशन पे मास्ट सेल्स बनना शुरू हुए थे। इसकी सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म होती है सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस। इस केस में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाती है और हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंसिव शॉक हो सकता है। रिनाइटिस और उर्टिकेरिया, जो रिनाइटिस और उर्टिकेरिया होता है ये लोकली होता है। ओके, तो जो लोकल रिएक्शन होता है रिनाइटिस और उर्टिकेरिया हाइव्स वाला, इस केस में जो मीडिएटर्स होते हैं वो रिलेटिवली कम प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस में ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर एनाफिलैक्टिक शॉक हो जाएगा। इस केस में मास्ट सेल्स की वाइट सेपरेट डीग्रेनुलेशन होती है। वाइट सेपरेट डीग्रेनुलेशन होने की वजह से आपको डिफरेंट सिम्टम एक साथ देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस पेशेंट में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की वजह से वीजिंग होगी, लैरेंजियल एडिमा की वजह से हॉर्सनेस और वॉइस होगा, स्किन पे प्रूराइटिस होगा, इचिंग होगा, उर्टिकेरिया होगा, टैकीकार्डिया हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एनाफिलैक्सिस के कॉजेस क्या होती है कि कुछ फूड्स होती है जिससे बंदा एलर्जिक होता है। पीनट से किसी को एलर्जी होती है, शेल फिश से एलर्जी होती है, शहद की मक्खी से किसी को एलर्जी नहीं होती, वो तो काट देती है, या पेनिसिलिन की एलर्जी होती है। असल में जो पीनट्स की, शेल फिश के अंदर और जो बी विनम होती है, इनकी जो प्रोटीन्स होती है वो असल में IgE के साथ क्रॉस लिंक करती है और हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देती है। लेकिन जो ड्रग्स होती है पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, ये असल में प्रोटीन नहीं होती, ये छोटे छोटे मालिक्यूल्स होती है जिनको बोलते हैं हेप्टिन्स। हेप्टिन एज इट इज फॉर्म में हो तो तब ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हेप्टिन हमारे प्रोटीन के साथ बाइंड कर ले तभी जाके IgE की क्रॉस लिंकिंग करवा सके, और जब IgE की क्रॉस लिंकिंग होगी तभी मीडिएटर रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल मास्ट सेल्स एंड स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस। ये पूरा समरी लिखी हुई है कि किस तरह से एनाफिलैक्टिक या इमीडिएट या एलर्जी रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि मास्ट सेल्स के अंदर मीडिएटर्स है और इस मास्ट सेल्स के ऊपर कुछ FC रिसेप्टर्स है और एंटीबॉडी के पास FC पोर्शन होता है। ओके, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो FC के एप्सिलॉन पोर्शंस के होते हैं। एंटीजन जैसे बाइंड किया तो फिर एंटीबॉडी IgE की क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग की वजह से मीडिएटर रिलीज होना शुरू हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फूड एलर्जी लिखी हुई है कि कुछ लोगों को अगर टिक्स जिसको चिचड़ बोलते हैं वो काट जाती है, तो इस केस में होता क्या कि इस केस में हाइव्स देखने को मिलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलती है, या वॉमिटिंग देखने को मिलती है जब वो रेड मीट लेते हैं। इस सिंड्रोम को बोलते हैं अल्फा जल। अब होता क्या असल में होता ये है कि अल्फा जल वाले सिंड्रोम के अंदर डी ग्लैक्टोसाइड की इंजेक्शन होती है जो कि टिक के स्लाइवा में होती है, और फिर इस डी ग्लैक्टोसाइड एंटीजन के अगेंस्ट IgE एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। फिर ये एंटीबॉडी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवा देगा। अब बंदा अगर ऐसे गोश्त को खाएगा जिसमें डी ग्लैक्टोसाइड है, यानी ऐसे मवेशी जिसको किसी टिक्स ने, चिचड़ ने काटा हुआ था, तो डी ग्लैक्टोसाइड उसके मसल्स के अंदर आ जाएगा और इसी मसल्स को या गोश्त को खा लिया, तो इस केस में हमें भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर कौन कौन से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। अब इनको इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर के अंदर रिवाइज कर चुके हैं और इसको आपने याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको आप इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। अब ये वाला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लिनिकल आस्पेक्ट होता है। अगर वो लंग्स को एलर्जी इन्वॉल्व करेगी तो उसको अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा के अंदर वीजिंग, डिस्निया और टैकिपनिया होती है। टैकिपनिया में रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, डिस्निया में सांस लेने में दुश्वारी होती है, और वीजिंग में कुछ विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ओके, इंस्पायरेशन के अंदर
क्या एलर्जेंस होती है? पोलन से, या किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, फीसेस ऑफ डस्ट माइट से, या एनिमल के जो फीसेस होते हैं, या ऑक्यूपेशनल एयरबोर्न एलर्जेंस होती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनहेलेशन होती है। नोज और आइज की बात करते हैं तो नोज की इन्फ्लेमेशन को रिनाइटिस, आइज की इन्फ्लेमेशन को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। दोनों को मिला के ही फीवर बोल देते हैं। इसके मेन सिम्टम में रनी नोज, रेडनेस और रीचिंग ऑफ आइज होती है। टॉपिकल एंटीजन या टिपिकल एंटीजन पोलन्स होता है। रूट ऑफ एक्विजिशन कॉन्टैक्ट विद म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन की जो होती है एटॉपिक डर्मेटाइटिस है और हाइव्स होती है। दोनों में प्लूराइटिस होता है। इस केस में वेसिकुलर लेजन होती है और इसमें बल्बस लेजन होती है। कॉज होता है कि फूड ले लिया या ड्रग्स लिया है इंजेक्शन के जरिए। इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो डिजीज हो सकता है उसको बोलते हैं इरोजिनोफिलिक इसोफेजाइटिस। इसके सिम्पटम में वॉमिटिंग है, डिस्फेजिया है और इसोफेजियल म्यूकोजा में रिंग्स बनना शुरू हो जाती है। फूड की वजह से एलर्जी हो सकती है। और सिस्टमिक एनाफिलैक्सिस में शॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, वीजिंग है, प्लूराइटिस, इन सबको मिला दो तो ये बन जाएगा सिस्टमिक एनाफिलैक्सिस। शहद की मक्खी अगर काट के चली जाती है, एक नहीं बल्कि शहद की मक्खियों का झुंड। ड्रग्स पेनिसिलिन की वजह से हो सकती है या फूड्स, पीनट, शेलफिश, एग्स की वजह से हो सकती है। इन सारे मीडिएटर्स को करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक में आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रीड कर लेना। लेकिन अभी मैं इस टॉपिक की तरफ नहीं आ रहा, अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ पर ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी की तरफ। आपको पता है कि पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आना शुरू हो जाती है। लेकिन असल में पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं करवाती, बल्कि ये हैप्टिन मालिक्यूल होती हैं। ये करते क्या है, हमारे ह्यूमन प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेती है और फिर ये एक बड़ा मालिक्यूल बन जाता है। फिर वह आईजी एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करवा देगा। जब वो हैप्टिन से रिएक्शन करेगी तब आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवा देती है, जिसको साइटोटॉक्सिक बोलते हैं। और कुछ टाइप 3 भी करवा देती है, जिसको बोलती है सीरम सिकनेस। ओके, ये हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। अब डिसेंसिटाइजेशन मतलब उसका पहले सेंसिटाइजेशन में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा था। डिसेंसिटाइजेशन कैसी होगी? ओके, तो डिसेंसिटाइजेशन जो सिस्टमिक एनाफिलैक्सिस को प्रिवेंट कर सकती है, वो एक्यूट भी होती है और क्रॉनिक भी होती है। एक्यूट के अंदर हम क्या देते हैं, एंटीजन को थोड़ी-थोड़ी मिकदार में 15 मिनट तक देते रहते हैं। फिर जो एंटीजन आईजी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, स्मॉल स्केल के अंदर बनता है और रिलेटिवली मीडिएटर इतने ज़्यादा रिलीज में होते नहीं हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हम उस बंदे को जो इस एलर्जन से हाइपर सेंसिटिव था, हम उस चीज़ को दे सकते हैं। लेकिन एक मरतबा ड्रग को डिसकंटिन्यू करवाते हैं तो हाइपर सेंसिटिव स्टेट वापस आ जाती है, क्योंकि स्पेसिफिक एंटीबॉडी का लेवल बढ़ जाता है। तो इस केस में आप क्रोनिक की तरफ जाओगे। क्रोनिक के अंदर आप करोगे क्या, क्रोनिक में आप लॉन्ग टर्म लेवल के ऊपर वीकली एंटीजन को एडमिनिस्टर करोगे, जिससे बंदा हाइपर सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल पीनट से है। इस केस में आईजीए और आईजीजी की ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी, जो कि एंटीजन को आईजी एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं करने देगी। फाइनली इसकी वजह से रिएक्शन रुक जाएगा। तो क्रोनिक में आपने ज़्यादा देर तक एंटीजन को देना है और एक्यूट के अंदर थोड़ी देर के लिए देना है। तो ये एक्यूट और क्रोनिक डिसेंसिटाइजेशन हो गया। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपने किसी काम की नहीं पढ़नी और ये इम्यूनो के अंदर नहीं आती। अब हम आ जाते हैं टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 में को साइटोटॉक्सिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन अल्टर हो जाएगा। इस केस में जो एंटीबॉडी होती है वैसे एंटीजन पे जाके लगती है जो कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करवा देती है। यानी एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करा देता है। और आपको पता है कि कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा। और जब कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होती है तो लास्ट में मैक बनता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी भी करवा देती है। यानी कॉम्प्लीमेंट दो तरीकों के जरिए साइटोटॉक्सिसिटी करवा देता है। पहला मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना के और दूसरा इनडायरेक्ट मैकेनिज्म से एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करवा के। दोनों के केस में सेल की डेथ हो जाती है। इसमें जो एंटीबॉडी आ जाती है मेनली आईजीजी या कभी कभार आईजीएम, क्योंकि ये दो एंटीबॉडी होती है जो कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करवा सकती है, कॉम्प्लीमेंट की फिक्सेशन करवा सकती है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो एंटीबॉडी होती है एंटीजन के साथ बाइंड करती है वाया एफएबी रीजन, जिसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट, और दूसरी तरफ ये कॉम्प्लीमेंट के साथ बाइंड करेगी एफसी रीजन के जरिए। ठीक हो गया, यानी एक साइड पर कॉम्प्लीमेंट है, एक साइड पर एंटीजन है, उसके दरमियान में एंटीबॉडी है, ब्रिज वाला काम करेगा। और फाइनली कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हिमोलाइसिस हो सकता है, हिमोलिटिक एनीमिया, एबी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है, आरएच हिमोलिटिक डिजीज हो सकता है। ओके, इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट की क्लीवेज प्रोडक्ट होती है कुछ कीमोटैक्सिस करवा देती है, कुछ ऑप्सनाइजेशन को बढ़ा देती है। ओके, कुछ नेचुरल किलर सेल की एक्टिवेशन करवा देती है। फाइनली इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। कुछ ड्रग्स पेनिसिलिन टाइप 1 और पेनिसिलिन टाइप 2 दोनों करवा सकती है। पेनिसिलिन, फिनाइसिटिन और क्विनिडीन करती क्या है, सरफेस प्रोटीन पे जाके बाइंड कर लेगी और वहाँ पे एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करवा देगी। और ऐसे ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज जो हमारे आरबीसी के साथ इंटरेक्ट करेगी तो ये आरबीसी को उड़ा देगी। तो इसको चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलती है डायरेक्ट एंटीग्लूटिनिन टेस्ट या कॉम्स टेस्ट। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्लेन किया वैसे पिछले वाले चैप्टर के अंदर। कुछ ड्रग्स ऐसी है, क्विनिन, ऊपर क्विनिडीन था, अब ये क्विनिन की बात कर रहे हैं। जो क्विनिन होती है प्लेटलेट पे जाके बाइंड करेगा और जब प्लेटलेट पे जाके बाइंड करेगी तब ये
ऐसी एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करवाएगी जो प्लेटलेट की डिग्रेडेशन करवा देगी। जब प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर बढ़ जाएगी। ओके, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक नहीं, एंटी हाइपरटेंसिव जस्ट लाइक हाइड्रोलेज़िन। हाइड्रोलेज़िन होस्ट टिश्यू को मॉडिफाई कर देती है और कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाती है जो सेल के डीएनए के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस का हो सकता है। यानी इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँ कि हेमोलिटिक एनीमिया पेनिसिलिन, फेनासिटिन और क्विनिडीन की वजह से हो सकता है, क्विनिन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है और हाइड्रोलेज़िन की वजह से सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस हो सकता है, जिसको ड्रग इंड्यूस्ड लूपस एरिथ्रोमाटोसिस भी बोलते हैं। कभी-कभार माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है तो इसमें भी ऑटो एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है और ये ऑटो एंटीबॉडी रेड ब्लड सेल के एंटीजन को उड़ाना शुरू कर देती है, तो उसकी वजह से भी हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। रूमेटिक फीवर में एंटीबॉडीज बनती है, वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनती है, लेकिन वो हार्ट के एंटीजन के से क्रॉस रिएक्ट करना शुरू कर देती है और वो हार्ट को उड़ा देगा, जिसको बोलते हैं रूमेटिक फीवर। यानी रूमेटिक फीवर का कॉज क्या होता है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है। गुड पास्टर सिंड्रोम के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो किडनी की और लंग्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। इसकी वजह से कहती है कि जो किडनी की और लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है, किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन और लंग्स के अंदर पल्मोनरी मेम्ब्रेन, उसका डैमेज इस वजह से होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स होती है उनकी कीमोटैक्सिस होती है। कीमोटैक्सिस करवाने वाला कॉम्प्लीमेंट फैक्टर 5A होता है। तो 5C5A क्या करेगा? कीमोटैक्सिस करवा देगा, ल्यूकोसाइट्स आ जाएंगे, प्रोटीएज प्रोड्यूस करेंगे जस्ट लाइक इलास्टेज और वो इलास्टेज मेम्ब्रेन को उड़ा देगा। अब बारी है टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स की, लेकिन इससे पहले टाइप 2 को थोड़ा सा समरी दे दूं कि टाइप 2 में सपोज एंटीजन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है और सेल मेम्ब्रेन किसी सेल का पार्ट है, फॉर एग्जांपल आरबीसी है, फिर इसके अगेंस्ट आईजीजी बनेगी या आईजीएम भी आ सकती है, लेकिन आईजीजी ज़्यादा कॉमन है। फिर जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट में मैक बनेगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, और वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जिस सेल पर एंटीबॉडी अटैच थी, जिस सेल पर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स था, उस सेल को उड़ा देगा। इसके बाद है इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी, या इसको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। इस टाइप के अंदर होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन इस केस में जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स था वो सेल की सर्फेस के ऊपर बना था, लेकिन इस केस में जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स होगा प्लाज्मा के अंदर बना हुआ होगा। ओके, यानी जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में जो एंटीजन थे वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट थे, लेकिन टाइप 3 के अंदर जो एंटीजन होते हैं वो फ्री सर्कुलेटिंग होते हैं, जिनको बोलते हैं सॉल्युबल। आपको पता है कि हर एंटीबॉडी में 2 FAB बाइंडिंग रीजन होते हैं और कुछ एंटीजन मल्टीवैलेंट होते हैं, मतलब उनको एक से ज़्यादा एंटीबॉडी बाउंड कर सकती है। ओके, यानी इन शॉर्ट जो सॉल्युबल एंटीजन और एंटीबॉडी का वेब लाइक कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ओके, नॉर्मली इम्यून कॉम्प्लेक्स को रिमूव कराने वाली हमारी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस, लेकिन अगर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ने उनको क्लियर ना किया तो फिर इस केस में होगा क्या? वो हमारे टिश्यू के अंदर परसिस्ट रहेंगे और वो टिश्यू में डेपोज़िट होना शुरू हो जाएगी। जिस टिश्यू में डेपोज़िट हो गए किडनी के अंदर, तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वगैरह को न्यूट्रोफिल की एक्टिवेशन से उस टिश्यू को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर जो सेल्फ एंटीजन होते हैं, वो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, जो ऑर्गन्स के एंटीजन पे जाके बाइंड कर देती है, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स ऑर्गन में डेपोज़िट होना शुरू हो जाता है। और अगर जॉइंट्स पे आ गया तो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन करवा देंगे, आर्थराइटिस करवा देंगे, ठीक है? तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस था वो इस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है। किडनी में नेफ्राइटिस हो सकता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, ब्लड वेसल्स में वेस्कुलाइटिस हो सकता है। और जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसमें आईजीएम और आईजीजी का होता है, और आपको पता है कि जो आईजीएम और आईजीजी होती है कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर सकती है। कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन की वजह से कीमोटैक्सिस होगा और कीमोटैक्सिस होने की वजह से न्यूट्रोफिल की एक्टिवेशन होगी, और फिर फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगा। दो इंपॉर्टेंट टिपिकल टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आर्थरस रिएक्शन है और सीरम सिकनेस होती है। पहला है आर्थरस रिएक्शन, लेकिन पहले हम आपको मैं टाइप 3 समराइज कर दूं। एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन सॉल्युबल है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो किसी टिश्यू में आकर डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा, C3A और C5A। अब आप जो C3A, C4A, C5A ये कीमोटैक्सिस करवा देते हैं। जो असल में C3A होता है वो एनाफिलाटॉक्सिन होता है, C5A कीमोटैक्सिस करवाता है, C3B ऑप्सोनाइजेशन करवा देता है। न्यूट्रोफिल आएगा C5A की वजह से एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे जो एंडोथेलियम को उड़ा देंगे और वेस्कुलाइटिस हो जाएगा। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, एक है आर्थरस रिएक्शन और दूसरा सीरम सिकनेस, जो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में बिलोंग करते हैं। इसके अलावा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी आ जाएगा। आर्थरस रिएक्शन की बात करते हैं। आर्थरस रिएक्शन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन होती है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन होने की वजह से होती है और वो किसी लोकलाइज साइट के ऊपर होगा। अब इसको डिस्कवर करने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर आर्थरस था, तो उसको बोलते हैं आर्थरस रिएक्शन। ओके, ठीक हो गया। अब होगा क्या यहाँ पर? अब ये होगा क्या कि एंटीजन, एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट तीनों की तीनों वेसल्स की वॉल में डेपोजिट होगी। कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होगी तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल की कीमोटैक्सिस होगी और वहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, और वहाँ पे आपको इंट्रावेस्कुलर क्लम्पिंग और प्लेटलेट्स देखने को मिलती है। ओके, आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आईजीजी का लेवल आपको ज़्यादा चाहिए।
फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या आर्थरस रिएक्शन, क्योंकि टाइप 1 के अंदर जो आईजीई थी वो पहले से बाइंड हुई पड़ी थी, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मास्ट सेल्स और वो डीग्रैनुलेट फ़ौरन हो जाते हैं। लेकिन आईजीजी ने पहले बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है, फिर उसने डेपोजिशन होनी है, फिर उसने कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करवाना है। तो टाइप 1 और टाइप 3 में क्या फ़र्क होता है? टाइप 3 के अंदर आईजीजी का लेवल ज़्यादा चाहिए आपको, इसका ज़्यादा टाइटर चाहिए एज़ कम्पेयर टू आईजीई, क्योंकि जो मास्ट सेल्स होती है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और इनकी डीग्रैनुलेशन काफ़ी ज़्यादा फ़ौरन से हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकता है, जिसको एलर्जिक एल्वेलाइटिस बोल सकते हैं। अगर थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिट्स की इनहेलेशन की है, जिसको बोलते हैं फार्मर लंग, ठीक है, फार्मर लंग्स। एक्टिनोमाइसिट्स होता है कि एक्टिनोमाइसिट्स ये बैक्टीरिया होते हैं, ओके, प्लांट मटेरियल के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिसऑर्डर भी होते हैं, लाइक चीज़ वर्कर लंग है, वुड वर्कर लंग है, वीट मिलर लंग है, यानी जो लकड़ी वाला जगह पे कोई काम करता था या चीज़ वाली फैक्ट्री में कोई बंदा काम करता था या कोई व्हीट वाली फैक्ट्री में कोई काम करता था, तो इसकी वजह से ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की वजह से आपको आर्थरस रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और आर्थरस रिएक्शन में यही होगा कि पहले एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो टिश्यू पे डेपोज़िट हो जाएगा। अगर लंग्स पे डेपोज़िट होगा तो फार्मर लंग बोलेंगे, ठीक हो गया, ओके। आर्थरस रिएक्शन एट द साइट ऑफ टेटनस इम्यूनाइज़ेशन भी हो सकता है कि अगर टेटनस की जो होती है जो वैक्सीन्स होती है, ठीक है, अगर वो काफ़ी शॉर्ट इंटरवल के साथ दिया गया, पहले एक डोज़ दी गई, फिर दूसरी डोज़ दी गई और इन दोनों के दरमियान जो इंटरवल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था, तो इस केस में आर्थरस रिएक्शन हो सकता है, वो भी किसी टेटनस इम्यूनाइज़ेशन वाली साइट के ऊपर हो सकता है। अब बारी है सीरम सिकनेस की। अब आर्थरस रिएक्शन एक लोकलाइज्ड था, किसी एक जगह पे हो सकता है, पार्टिकुलर लंग्स में हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, नोज़ पे हो सकता है, लेकिन जो सीरम सिकनेस होती है ये सिस्टेमिक है, ये लोकलाइज्ड नहीं होती, ओके। इस केस में भी इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन होती है बहुत सारे टिश्यूज़ के अंदर, ओके। फॉर एग्जांपल कि अगर फॉरेन सीरम किसी दूसरे जानवर का जो सीरम है, हॉर्स का सीरम है या ठीक हो गया, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं जिसमें कोई माउस के कंपोनेंट होते हैं, इन शॉर्ट के किसी बाहर वाले को चीज़ लगा दिया है, ज़ीरोग्राफ लगा दिया है, तो इसकी वजह से अडैप्टिव इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन होती है और सेंसिटाइजेशन होती है, ओके। और जो फॉरेन सब्सटेंस होता है उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है और इसको बारी-बारी देते हैं, तो इस केस में एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स आगे कॉम्प्लीमेंट वगैरह को एक्टिवेट कर देगा आफ्टर डेपोजिशन। जो टिपिकल सीरम सिकनेस होता है उसकी वजह से बुखार हो सकता है, उर्टिकेरिया हो सकता है, आर्थ्राल्जिया हो सकता है, लिम्फेडिनोपैथी हो सकता है, स्प्लीनोमेगाली हो सकता है, इओसिनोफिलिया हो सकता है आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फॉरेन सीरम ड्रग, ठीक हो गया, ओके। अब सीरम सिकनेस को इम्यून रिएक्शन के तौर पर क्लासीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो सिम्टम आती है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद ही होती है और हम इम्यून कॉम्प्लेक्स को निकाल देते हैं, तो इस केस में ये रिएक्शन खत्म हो जाते हैं। और जो सीरम सिकनेस है ये एम्पिसिलिन की वजह से हो सकता है, जो कि पेनिसिलिन वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसके अलावा एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन जो कि खरगोशों से या घोड़ों से निकाली जाती है, जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, उसकी वजह से भी सीरम सिकनेस हो सकती है। जो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स होते हैं या स्नेक एंटीविनम होता है जो घोड़ों के अंदर बनाया जाता है, यानी जो चीज़ बाहर से बनाई जाती है किसी और स्पीशीज़ के अंदर से, वो अगर ह्यूमन में देते हैं तो उसकी वजह से सीरम सिकनेस हो सकती है। आर्थरस रिएक्शन और इसके अलावा कुछ और डिसऑर्डर्स भी होते हैं, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस है, आईजीए नेफ्रोपैथी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, वेस्कुलाइटिस होती है, वो भी इम्यून कॉम्प्लेक्स वाली कैटेगरी में आ जाती है, ओके। अब बहुत सारे जो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती है वो किडनी को इन्वॉल्व करती है क्योंकि ग्लोमेरुलस की छोटी-छोटी कैपिलरीज़ होती है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर किडनी का कोई रोल नहीं होता और वेस्कुलाइटिस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ वेसल्स इन्वॉल्व होती है, कोई किडनी का रोल नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, ओके। और आपको पता है कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है इसने कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करवाना है और कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करवाने वाली हमेशा आईजीएम और आईजीजी होती है। अब लास्ट जो डिजीज़ आ गया टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी के अंदर, उसका नाम है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन की इन्फ्लेमेशन को नेफ्राइटिस बोलते हैं और ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल लिखा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकल के बाद होगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन के बाद होगा, ओके। अब होगा क्या, सबसे पहले किसी को ग्रुप बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होता है, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक इन्फेक्शन, स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का। तो टिपिकली जो कॉम्प्लीमेंट लेवल्स होता है शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ओके। यानी यहाँ पे ये लिखा है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन है उसने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की कंजप्शन करवा दी है, ओके। फिर होगा क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन और इनकी C3 की क्या होगी, डेपोजिशन होगी। फिर डेपोजिशन होने के बाद फिर ये कॉम्प्लीमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, न्यूट्रोफिल को बुलाएंगे, कीमोट एक्सेस करवाएगी और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसी टाइप की लीजन आपको देखने को मिल सकती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के अंदर, सीरम सिकनेस के अंदर और कुछ वायरल इन्फेक्शन के अंदर लाइक हेपेटाइटिस बी या डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक हो गया, ओके।
अब है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी या डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी ये एंटीबॉडी की वजह से नहीं होती, टी लिम्फोसाइट की वजह से होती है। और इसको इस केस में भी यानी आप इसको ट्रांसफ़र करने के लिए आप सिर्फ टी सेल दोगे, कोई सीरम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरम में एंटीबॉडीज़ होती है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती है। लेकिन जो टी सेल्स होते हैं, अगर आप उनको ट्रांसफ़र करोगे तभी ये आगे जाके ट्रांसफ़र होगी। ओके, इन शॉर्ट कि ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट नहीं होती, डिलेड होती है, इसको स्टार्ट होने में भी टाइम लगता है और ख़त्म होने में भी टाइम लगता है। ओके, अब ये कुछ कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी होती है और कुछ होती है यानी कुछ CD4 की वजह से होती है, कुछ CD8 की वजह से होती है। इसका पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा देख लेते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर आपको एक मैक्रोफेज नज़र आ रहा होगा, उस मैक्रोफेज ने एंटीजन को इंजेस्ट किया। मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इंजेक्शन करने के बाद प्रोसेसिंग की है और फिर इसने एपिटोप को अपनी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस किया है इन एसोसिएशन विद MHC टाइप 2 मॉलिक्यूल। फिर इसने हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करवा दिया है। ओके, अगर टाइप 2 है तो फिर किसको एक्टिवेट कराएगा? हेल्पर 2 को, CD4 को। अगर 1 है तो फिर एक्टिवेट कराएगा साइटोटॉक्सिक टी सेल को। ओके, तो जो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है वो किसकी एग्जांपल दी है? पॉइजन ओक की दी हुई है। तो इस केस में जो CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं वो स्किन के सेल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस केस में जो प्लांट का ऑयल है वो फॉरेन एंटीजन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट वो भी डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आती है। इस केस में मेमोरी CD पॉजिटिव टी सेल की वजह से और मैक्रोफेजेस की वजह से स्किन के ऊपर इंड्यूरेशन आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन कि जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो किससे होती है, हम उसको 2 में डिवाइड कर देते हैं। कुछ CD4 पॉजिटिव टी सेल और मैक्रोफेजेस की वजह से होती है, कुछ CD8 की वजह से होती है। CD4 की वजह से जो डिजीज़ होती है या फिर स्किन टेस्ट होते हैं वो डिजीज़ ट्यूबरकुलोसिस या कोकाइडियाडोमाइकोसिस है, और स्किन टेस्ट में ट्यूबरकुलिन और कोकाइडिन स्किन टेस्ट होते हैं। ओके, CD8 की वजह से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, और इसके अलावा सीवियर फॉर्म में मल्टीमा एरिथीमा मल्टीफॉर्म स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। पैथोलॉजिकल चेंज की बात करते हैं तो टीबी में कोकाइडियाडोमाइकोसिस में ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होती है, जबकि ट्यूबरकुलिन और कोकाइडियोडिन की में इंड्यूरेशन फॉर्म में होता है। साइटोटॉक्सिक की बात करते हैं तो साइटोटॉक्सिक में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में प्रूराइटिस हो सकता है, खुजली हो जाती है और वेसिकुलर रैश होना शुरू हो जाते हैं, जबकि एरिथीमा मल्टीफॉर्म स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में लोकलाइज्ड लीजन्स देखने को मिलती है। ओके, इनके कॉमन इंड्यूसेबल एजेंट को देख लेते हैं। टीबी को कराने वाला बैक्टीरिया और कोकाइडियाडोमाइकोसिस को कराने वाला कोकाइडियाड्स, जबकि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट या कोकाइडिन जो होता है ये एंटीजन के तौर पर इस्तेमाल होता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस करवाने वाला पॉइजन ओक, पॉइजन ईवी, टॉपिकल ड्रग्स, सोप्स, हैवी मेटल्स ज्वेलरी के अंदर, जबकि एरिथीमा मल्टीफॉर्म ये करवाने वाला माइकोप्लाज्मा निमोनियाई, सल्फोनामाइड और हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस होता है। स्टार्ट करते हैं इनकी पैथोलॉजी को। ओके, तो पहला पढ़ लेते हैं कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी, तो दूसरा होगा ट्यूबरकुलिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी और तीसरा होगा एरिथीमा मल्टीफॉर्मी। तो कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी को देख लेते हैं। ओके, तो बताती है कि कुछ लोगों को सेंसिटाइजेशन हो जाती है कुछ केमिकल से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल निकल से, फॉर्मल्डिहाइड से जो ज्वेलरी के अंदर होते हैं, या कुछ प्लांट के मटेरियल से हो सकती है। पॉइजन ईवी प्लांट में उर्सोशायोल होता है, या पॉइजन ओक वाले कंपाउंड से, या कुछ टॉपिकली अप्लाइड ड्रग्स की एलर्जी हो सकती है, सल्फोनामाइड, नियोमाइसिन, कॉस्मेटिक से, सोप से और अदर सब्सटेंस से। तो ये वाले जो है ये वाले इनके कॉजेटिव एजेंट है, इंड्यूसेबल एजेंट है। अब इस केस में जो बहुत सारे जो यहाँ पर एंटीजन बताया, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हेप्टेन के तौर पे काम आते हैं। स्किन के जरिए एंटर होके हमारी बॉडी प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर ये टॉलरेंस को ब्रेक कर देंगे। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली टी सेल हमारी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट काम नहीं करते, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ये समझते हैं कि हमारी बॉडी के अपने सेल है, सेल्फ के तौर पे समझते हैं ड्यू टू नेगेटिव थाइमिक सिलेक्शन। ओके, लेकिन जब टॉलरेंस ब्रेक हो जाएगी तो फिर स्किन प्रोटीन को टेकन अप किया जाएगा, प्रोसेसिंग होगी और फिर इनकी प्रेजेंटेशन होगी। कौन करेगा प्रेजेंटेशन? डेंड्रिटिक सेल। किसको करेंगे? CD4 पॉजिटिव टी सेल। फिर टी सेल की डिफरेंशिएशन होगी TH1 और TH17 और वो अपने अपने इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और फाइनली आपको साइन सिम्टम देखने को मिल सकते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिथेमा, इचिंग, वेसिकल्स हो सकती है, नेक्रोसिस वगैरह भी हो सकती है, और एक सीवियर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है जो पॉइजन ईवी या पॉइजन ओ के प्लांट में होता है। इसमें CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव दोनों की एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है। ओके, और इसके लिए पैच स्किन टेस्ट पे परफॉर्म करते हैं। इसके बाद है ट्यूबरकुलिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। इस वाले टॉपिक को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, लेकिन यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर ही लेते हैं। तो जो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि किसी को टीबी का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको ये चेक करने के लिए पहले कभी टीबी का इन्फेक्शन हुआ या नहीं, तब हम ये वाला टेस्ट करते हैं। क्योंकि किसी बंदे में अगर टीबी का इन्फेक्शन हुआ है लेकिन वो बंदा ठीक ठाक हो गया, दैट मीन्स उसके अंदर टीबी लेटेंट फॉर्म के अंदर है। अगर लेटेंट फॉर्म के अंदर है तो वो मेमोरी टी सेल को प्रोड्यूस करता है, जो मेमोरी टी सेल स्किन तक पहुंच जाते हैं। फिर हम इस टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। ये टेस्ट सेमी क्वांटिटेटिव है, तो ये चेक करने के लिए कि जो टी सेल स्पेसिफिक एंटीजन, जो एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल है वो मौजूद है या नहीं। तो पहले करते हैं कि इसमें एक एंटीजन देंगे। पहला एक्सपोजर तो टीबी की वजह से हो चुका है, तो दूसरा एक्सपोजर हम खुद करवाएंगे जानबूझ के। तो ट्यूबरकुलिन या प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो एंटीजन होता है उसको स्किन में डालेंगे। तो 2 से लेकर 3 दिन बाद
आपको स्किन की ड्यूरेशन होती है, उस स्किन की ड्यूरेशन को मेजर करने के बाद हम पता चला लेंगे कि इसके अंदर पहले टीबी का इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब पहले वो टीबी का इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसको करंट डिजीज़ है या पहले इसको डिजीज़ हो चुका है। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो स्विचिंग होना पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव रिजल्ट से पॉजिटिव की तरफ, तो उसको बोलते हैं पीपीडी मेजरमेंट। अब ये फाल्स पॉजिटिव और फाल्स नेगेटिव की कहानी लिखी हुई है। फाल्स पॉजिटिव ये हो सकता है कि जो पीपीडी टेस्ट के जो एंटीजन है वो किसी दूसरे एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्ट करना शुरू कर दे, तो आपको टेस्ट फाल्स पॉजिटिव देखने को मिलता है, यानी इसको टीबी है भी नहीं, लेकिन फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। या किसी को टीबी होता है, साइन सिम्टम आते हैं, लेकिन उसके पीपीडी टेस्ट नेगेटिव आता है, क्योंकि इस केस में एचआईवी वाले ने इतना ज़्यादा हमारे टी सेल को उड़ा दिया कि कुछ बचे ही नहीं है, या एंड स्टेज रीनल डिजीज या लीवर डिजीज या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन की वजह से टी सेल बचे ही नहीं है, जिसकी वजह से पीपीडी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। ओके, पॉजिटिव पीपीडी टेस्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि इससे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसको ट्रीट करना चाहिए लेटेंट इन्फेक्शन के साथ। फॉर एग्जांपल, ये पीपीडी टेस्ट से पता चल जाएगा कि इसका इम्यून स्टेटस कैसा है, तो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए लाइक फंगल, प्रोटोजोअल और हेलमिंथेस इन्फेक्शन के लिए जिनको डिफिकल्ट होता है डायग्नोसिस करना, तो हम इसके लिए भी स्किन टेस्ट यूज कर सकते हैं। लास्ट है एरिथेमा मल्टीफॉर्म स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। तो एरिथेमा मल्टीफॉर्म स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस तीनों के तीनों स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं। इन तीनों के अंदर साइटोटॉक्सिक टी सेल का अटैक होता है स्किन के सेल्स के ऊपर, जिसको बोलते हैं केराटिनोसाइट्स। ओके, इन तीनों के अंदर जो एरिथेमा मल्टीफॉर्मी है वो सबसे ज़्यादा माइल्ड होती है और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस सबसे ज़्यादा सीवियर होती है। इन तीनों का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो हर्पिस सिम्प्लेक्स, टाइप 1 वायरस, माइकोप्लाज्मा निमोनियाई, सल्फोनामाइड और पेनिसिलिन होता है। ओके, और कुछ एचएलए एंटीजन होते हैं जो कि इस कंडीशन के प्री डिस्पोजिशन को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल HLA DQ3 और HLA B12। तो DQ3 और B12 विटामिन याद रख लेना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड करते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर है। एरिथेमा मल्टीफॉर्मी के मज़ीद दो फॉर्म होती है। एरिथेमा मल्टीफॉर्मी माइनर, जिसमें थोड़ी बहुत लेयर्स होती है स्किन के ऊपर, टारगेटेड लेयर्स होती है और वो लिम्स के ऊपर होती है। ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता। मेजर के अंदर स्किन के ऊपर एक्सटेंसिव लेयन होगा और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर भी लेयन होगी, स्पेसिफिकली माउथ की और कंजक्टिवा की। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के अंदर छाले बनना शुरू हो जाएगा फेस के ऊपर और ट्रंक्स के ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर भी लेयन होना शुरू हो जाएगा। और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस के अंदर पूरी की पूरी स्किन ही जल जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, वो था एटोपी, कि जो एटोपिक डिसऑर्डर होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर को बोलती है। तो हे फीवर, अस्थमा, एक्जिमा को बोलते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस या उर्टिकेरिया। ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है जिनमें एनवायरमेंटल ट्रिगर भी होता है, फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। कैन यानी ये लोग ही आईजीई को प्रोड्यूस क्यों करते हैं, आईजीजी क्यों नहीं प्रोड्यूस करते। ठीक हो गया। ओके, तो इसकी क्या वजूहात लिखी हुई है। पहला लिखा हुआ है कि जो बैरियर होता है वो बैरियर जो कि एंटीजन के एक्सपोजर को मिनिमाइज करता है, तो अगर वो बैरियर डिसफंक्शन हो जाता है तो एंटीजन का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, कभी कभार कुछ लोगों में जेनेटिकली उस एंटीजन को इनकल्व करने की पावर बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, डेंड्रिटिक सेल उस एनवायरमेंटल एंटीजन की अपटेक और प्रेजेंटेशन को बढ़ा देती है। तीसरा, टी सेल की डिसरेगुलेशन होना शुरू हो जाती है, यानी टी सेल कुछ ज़्यादा इंटरल्यूकिन 4 को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इंटरल्यूकिन 4 को प्रोड्यूस होने की वजह से आईजीई का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और कुछ लोगों में एबनॉर्मल सेंसिटिविटी हो जाती है टू एलर्जिक मीडिएटर एंड साइटोकाइन की। अब एटोपी में आईजीई का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और जो टारगेट टिश्यू होती है उसके अंदर TH2 सेल का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत सारे जीन्स होते हैं जो ये टॉपिक को डिटरमिन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरल्यूकिन 4 के रिसेप्टर के अंदर इसके अल्फा चेन के जो रिसेप्टर है उसको जीन कोड करने वाले में म्यूटेशन आ जाए तो एटोपी हो सकती है। अब जो म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन इंटरल्यूकिन 4 की एक्टिविटी को ज़्यादा कर देगी। इंटरल्यूकिन 4 क्या करेगा, बी सेल की स्विचिंग करवा देगा, आईजीएम से आईजी के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। दूसरे जीन्स जिनके अंदर म्यूटेशन आ सकती है, फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन हैवी चेन के जीन के म्यूटेशन में, या MHC टाइप 2 के जीन में म्यूटेशन आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ आपने पढ़नी है। बाकी जो चीज़ है वो किसी काम की नहीं है, थोड़ा बहुत उसको रीड कर लेना, लेकिन वो एग्जाम में इतनी आती नहीं है। तकरीबन 40 मिनट की वीडियो बना ली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। तो वीडियो ख़त्म हो गई है। जिसने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो उसके लिए बेस्ट विशेस, और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो उसको लाइक भी कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।